हेलो, सर आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है। आवाज क्लियर है? यस सर। जी, क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं? अच्छा जी, तलहा जी सर। कहाँ है? बाकी आए नहीं? सर आ रहे हैं अभी। वो असल में वो अभी क्विज का एक मसला चल रहा था सर हमारा। क्या मसला? सर वो पीएसपी का क्विज था, तो डॉक्टर आतिफ सलीम ने उसको स्लेट पे डाला था, तो वो बहुत सारा सा एक्सेस नहीं हो पा रहा था। कहाँ डाला? स्लेट पे? जी सर। अच्छा, स्लेट का जरा थोड़ा अपना एक्टिव रखा करो स्लेट। चलो खैर, स्टार्ट करें? जी सर, बिस्मिल्लाह करें। चले, ये बताएं, हम लोगों ने इन्वर्टर से स्टार्ट किए थे, तो लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियोस दे दी थी, देख लिया आप लोगों ने? हेलो, यस सर। मैंने कहा वीडियोस देख लिया आप लोगों ने? कुछ 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 क्या मतलब? पूरी नहीं देखी? देखिए क्या कह सर, रहे हो? कुछ कुछ देखिए। तो कुछ कुछ क्यों? तुम लोग कहे थे वीडियोस अपलोड करें तो हम देखेंगे, तो मैं कर रहा हूँ तो आप देख नहीं रहे हो हैं? जी सर, वो देखते हैं, लेकिन मतलब कि ना कभी कोई काम आ जाता है तो बीच में पास करके चले जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, फिर कुछ और काम याद आ जाता है। तो ऐसे फिर चलेगा कैसे यार? ये पेपर में आ जाएगा, फिर पेपर को क्या करोगे? नहीं पॉज सर, करके चले आओगे? पेपर में तैयारी करेंगे सर, फुल तैयारी इंशाल्लाह। तो वो तैयारी ऐसी होगी ना, तुम लोग वीडियोस देखोगे फिर मुझसे पूछोगे। अच्छा, कहाँ तक देखी नहीं है ये बताएं? हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था? लास्ट क्लास में हमने किया था सर, इन्वर्टर सिंगल फेज पढ़े कर थे ली थी? सर। सिंगल फेज कंप्लीट हो गया था? सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर तक करा था। जी सर। सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर, एक हाफ था एक फुल था, दोनों हो गए थे ना? भाई एक हाफ था एक फुल था, दोनों हो गए थे? सर आपने सिर्फ सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर करवाया था हमें सर। एक बस बस तो बाकी मैंने आपको कहा था ना कि घर से लेकर आए वीडियो, तो देख ली? हाँ ना, हाफ फेज सर फुल भी करा दिया था। पहला आपने कराया था सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, फिर उसके बाद आपने हेडिंग डलवाई थी सिंगल हाँ फेज हाँ, ब्रिज सिंगल इन्वर्टर। फेज फुल वेव। हाँ हाँ सर, सही सही कह रहा है। फुल वेव नहीं, फुल ब्रिज। फुल ब्रिज, फुल वेव बोला, फुल ब्रिज। ठीक है, अच्छा एक मिनट जरा। हाँ, ये दिख रही है वीडियो आपको? मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड। अच्छा देखिए, अब हम हाफ भाई ब्रिज दिख रही है? रेक्टिफायर। अरे हाँ, रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं, क्या हो गया तुम्हें? हेलो यस सर, दिख रही है। हेलो, हम रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं। नहीं, सर दिख रही है। आवाज आ रही है? दिख रही है सर। यस सर। आवाज आ रही है? जी सर वीडियो आ की रही आवाज आ है। रही है आप लोगों को? ये सर आ रही है। यस सर आ रही है। ये आउटपुट आया था। अच्छा, मुझे नहीं आ रही इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी आप सर। लोगों को वीडियो की आवाज आ रही है? ओके, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने इसका हमने आरएमएस निकाला था और हम कहते हैं इसको हमने फोरियर सीरीज निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस ये क्या था? हाफ जी ये कर लिया था आप लोगों ने? भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? करके उसको ट्वाइस कर दें क्या? तो कॉस भाई ये हो गया था बस टॉपिक? सर ये आपने यही बीएन की इक्वेशन आखिरी लिखवा के और बस वहीं आखिरी रुका था। अच्छा, जीरो रखेंगे कॉस एन यानी कि ये हमारे पास
ओमेगा क्या होता है 2 ये हमारे पास टी नॉट, तो टी नॉट से टी नॉट कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। एक मिनट जरा रुकिएगा। अरफलान माइक बंद करो। पाई एन। बिल्कुल ठीक, ये आ गया। तो बी एन किसके बराबर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बी एस ओवर एन पाई, अंदर क्या आएगा 1 माइनस कॉस एन पाई क्या होता है, कॉस एन पाई क्या होता है भाई ये हमने किया हुआ है आले। नहीं सर, मैं यही तो बोल रहा हूँ, आपने आखिरी बस bn की इक्वेशन लिखवाई थी, रुकवा दिया, तब ये सारा जो है ये नहीं करा हुआ हमने आगे जो है। तो ये चलाऊं ना, फिर मैं चलाऊं? जी जी चलाएं चलाएं। चलें। कॉस एन पाई क्या होता है, एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ये बताएं एन क्या होता है, एन आप कहेंगे सर ये कैसे आ रहा है, इसको जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें यहाँ लिख रहा हूं मैं कॉस एन पाई। अब ये बताएं एन क्या हो सकता है, ऑड वैल्यूज सर आपने ले लिखा है। हाँ जबरदस्त यार, तुमने तो पहले आंसर कर दिया। सिर्फ ऑड वैल्यूज हो सकती है ना, 1 जी 3 5 सो ऑन। ठीक है, तो सही है। 1 जो एक्सिस है, समझ गए आप, बाकी भी जी सर समझ। तो एक ये है, ये कॉस एन पाई, यानी जब 1 रखूंगा तो पाई ये जगह होती है ना, जी सर। और ये 2 पाई होती है। ठीक है, तो जब मैं एन 1 रखूंगा तो ये कहां पर घूम कर आएगा, यहां पर, और जब मैं 2 तो रखूंगा, 2 रखूंगा तो यहाँ आएगा, तो 2 तो है नहीं, तो 3 रखूंगा तो दोबारा यहाँ आ जाएगा, 4 है नहीं, तो जब 5 रखूंगा तो दोबारा यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब हमेशा यहीं पर आएंगे हम। इसका मतलब सही। इसका आंसर हमेशा क्या होगा, इसका आंसर हमेशा एक ही होगा, -1 कॉस पाई। सही है। कॉस पाई क्या होता है, -1। तो bn का एक तरह से रिजल्ट ये नहीं आ गया, जी ये समझ में आया आप लोगों को 2bs ओवर n5? जी बताएं। जी तला सर, जी बता सर। दें सर। समझ में आ गया? जी हेलो, सर। अच्छा चलो ऐसे बोल दो, फॉल 18 वालों समझ में आया? जी सर। चलो आगे चलो। 2bs सर ओवर आ n गया सर। बताइए। जी सर सही है। तो 4 गया प्लस समेशन n cos n, तो an भी 0 ओवर जी, समेशन क्या था, ये जा रहा था, क्या होंगे 3 ये, ठीक है जी, इसको आप बॉक्स कर लें। ये हमारा फोरियर सीरीज आई है इसकी, यहां तक क्लियर बात? जी सर। टाइम खत्म हो गया क्या हमारे पास? जी सर। यार क्लास है तुम लोगों की अभी इसके बाद फौरन? नहीं सर। तो यार फिर थोड़ा सा ये इसको मैं कंप्लीट कर दूं, 5 मिनट ऊपर ले लेता हूँ। सही। देखो ये तो आ गई ना फोरियर, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो ले लें इससे। तो सबसे पहले जल्दी से लिखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट। बताएं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ लिखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। कौन सा होता है, पहला होता है, पहले का मतलब n की वैल्यू 1 रखें, तो इसमें अगर n की वैल्यू 1 रखूं तो क्या आएगा, क्या ख्याल है, वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट, नोट कर लिया? जी सर। फिर लिखिए पीक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट, पीक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट, तो इसकी कौन सी वैल्यू है, पीक, किसके बराबर होगा, ये आ जाएगा, यही होगी ना पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू।
जो रेड बॉक्स में हमने दिखाया है और आपने पढ़ा हुआ भी है बचपन से कि फोरियर क्या होता है, किसी भी वेव को साइनोसॉइडल में तोड़ देते हैं। तो ये जो चीज आई है बॉक्स में आप देखें सारी साइन वेव्स हैं, साइन वेव्स नहीं है क्या? जी तो साइन वेव का आरएमएस तो हमेशा √2 होता है, वो तो हमने ड्राइव किया हुआ है ना। तो यहाँ पर मजीद कोई इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो साइन वेव है। तो क्या आएगा 2vs ओवर अंदर क्या आएगा SQRT यानी √2 इंटू पाई, यानी जो चीज आई थी उसको √2 से डिवाइड कर दिया। करके देख लें आप लोग, 2/√2 पाई 0.45 आ रहा है। चीज निकालिए फंडामेंटल आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट। सर ये जो bn का क्या कहते हैं, bn के आगे से ये करना ठीक है। शुरू कर दे v01 का। क्या कह रहे हो? सर ये bn हमने निकाल लिया, अब इसके आगे से ये v01 शुरू कर दें। Bn निकालने के बाद आपने V0 निकाला, आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ फोरियर। ये क्या है? सही है, V0 सही वोल्टेज है। निकाला, ये उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये उसकी पीक वैल्यू है, उसकी आरएमएस वैल्यू है, फंडामेंटल कंपोनेंट। सही अगर फर्स्ट हार्मोनिक निकालेंगे तो 3 रखेंगे V0 3, अगर फिफ्थ सेकंड हार्मोनिक निकालेंगे तो 5 रखेंगे एंड सो ऑन। सही है। और सर ये v0 का बस डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया आपने, ये कौन सा फार्मूला? ये जी बॉक्स में जो है। यार ये तो फोरियर है, ये तो पिछले उससे हम करते आ रहे हैं। सही। फोरियर का पूरा फार्मूला आपको नहीं आता? a0 प्लस an प्लस b पूरा फार्मूला जो होता है। यस सही है। सर वही है। वो है ये। अब a0 an 0 है तो ये बचा है। सही है, सही है। तुम्हारा लिंक नहीं है ना पिछले काम से, मसला ये है। हार्मोनिक लिख लीजिए, थर्ड हार्मोनिक n ये इक्वल देखो, टू, ये फर्स्ट हार्मोनिक की बात हो रही है। जी सर अब मैं सही है। डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसका आरएमएस ओवर 3, रिजल्ट लिखवाता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम हमने पहले किया है यार, तुम लोगों ने दोबारा करवा दिया। ये तो हाफ उसका चल रहा है ब्रिज का, हम तो फुल ब्रिज पे ये पहुंच गए। एज द नंबर ऑफ हार्मोनिक इंक्रीजेस, जैसे जैसे हार्मोनिक बढ़ते जाएंगे, यानी कि n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, 7, n इक्वल टू 9, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, एज द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ हार्मोनिक इंक्रीजेस, क्या होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, खुद बता दें आप लोग क्या हो रहा है जैसे जैसे हार्मोनिक बढ़ रहा है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? डिक्रीज लिख लें, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। भाई हार्मोनिक जैसे जैसे बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ ही रही है ना। ये हमने लास्ट, ये बताओ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया नहीं था कि जैसे जैसे हार्मोनिक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मगर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है? ये किया नहीं था लास्ट क्लास में? मुझे तो याद पड़ रहा है किया था। यस सर किया था मेरे ख्याल से। यार पूरा वीक तुम लोगों ने देखा नहीं क्या? देखना चाहिए ना। सर देखी हुई है चीजें, पर आखिरी लास्ट वाली चीजें मैंने नहीं देखी, पीछे जो भी था पड़ा हुआ है जी मेरे सर, में। तो होती फ्रीक्वेंसी डिपेंड। देखो पहले के लिए क्या था ओमेगा टी, दूसरे के लिए क्या हो गया 3 ओमेगा टी, अगले के लिए क्या होगा 5 ओमेगा टी। तो ये 3 कहाँ जा रहा है? ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, तो 2 पाई को हटा दो, एफ बच गया, तो यहाँ सिर्फ एफ है, यहाँ 3f है, वहां 5f है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी। तो लिख ले एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। नोट कर लिया? जी चलिए आखिरी लाइन लिख लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि फंडामेंटल कंपोनेंट लिखें। फंडामेंटल कंपोनेंट हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल कंपोनेंट हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। नोट कर लिया? जी सर। तो अब आप एनालाइज कर लीजिए कि ये जो हमने प्रोसीजर किया है, ये इससे हमें पता चलता है, ये पूरी फोरियर आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स कौन से होंगे, जो हमने सिग्निफिकेंट पे अंडरलाइन किया था कल, कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको तमाम मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज पता चलती चली जाएंगी। तो अब आप खुद देख लेंगे कि आपके सिस्टम में कितना मैग्नीट्यूड हार्मोनिक का नुकसानदेह जिसको बर्दाश्त हम नहीं कर सकते और कितने फ्रीक्वेंसी, उसके हिसाब से हम उसको सिग्निफिकेंट अपना नंबर डिसाइड कर सकते हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है जी? जी चलिए बस यहीं तक रखते हैं इसको, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट यहाँ तक जरा भाई पढ़ लेना इसको। और हाँ, हेलो हेलो, हेलो यस सर हाँ यस भाई, सर। यहाँ तक बताएं, कोई मसला? यहाँ तक बात क्लियर है? नो सर, सब सर। कुछ अभी तक तो क्लियर ही जा रहा है। अच्छा, अब थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं वो मुझे आपको आई थिंक करवाने पड़ेंगे। तो
जरा कॉपी पेंसिल निकाल लें, कॉपी पेंसिल निकाल लें। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस हेडिंग दीजिए परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, जल्दी से। हमने न्यूमेरिकल में स्टार्ट करना है इसका। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, लिख लिया? यस लिख लिया। यस सर। देखिए, द आउटपुट ऑफ द प्रैक्टिकल इन्वर्टर्स the output of practical inverters contain harmonics. The output of practical inverters contain harmonics and the quality of an inverter is evaluated in terms of following parameters. लिख लिया? इवेलुएट के बाद In terms of following parameters. जी नोट डाउन कर लिया? यस सर। अच्छा, अच्छा आप लिखिए फॉलोइंग पैरामीटर्स में लिखिए। नंबर 1, हार्मोनिक फैक्टर ऑफ nth हार्मोनिक। हार्मोनिक फैक्टर ऑफ nth हार्मोनिक। जी लिख लिया? यस भाई बताओ, लिख लिया? ब्रैकेट में लिखे HFN, HF कैपिटल और N सबस्क्रिप्ट में छोटा। दूसरा लिखें टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। नोट डाउन कर लिया? यस और उसको लिखा THD कैपिटल में। तीसरा लिखा डिस्टॉर्शन फैक्टर। इसको क्या लिख के किसमें? आपने बोला सर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन टोटल हार्मोनिक THD। डिस्टॉर्शन के THD। हाँ, फिर लिखे डिस्टॉर्शन फैक्टर। हाँ भाई लिख लिया?
डिस्टॉर्शन फैक्टर लिख लिया? ये तो टाइम सर। क्यों लगा रहे हो? आगे लिख लिया लिखो सर। डिस्टॉर्शन फैक्टर ऑफ nth हार्मोनिक, और लास्ट है लीस्ट ऑर्डर हार्मोनिक। डिस्टॉर्शन फैक्टर ऑफ nth ये दूसरी है या उसी के आगे लिखना हाँ डिस्टॉर्शन यार फैक्टर रुको, के पहले आगे? मैं तुम लोगों को शेयर ही कर देता हूँ, शेयर ही कर देता हूँ, तुम लोगों को मसला हो रहा है ना। जरा बोर्ड पे देखें, दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? अभी तो नहीं दिखा कुछ, नहीं। नो सर। आप दिखा? यस सर। अभी ठीक है सर। हाँ, तो पहला क्या लिखवाया था? हार्मोनिक फैक्टर ऑफ nth, HFN, ऐसे लिखा आप लोगों ने। जी सर। दूसरा है यस सर। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, THD, ये लिखा आप लोगों ने। यस सर। तीसरा अच्छा, है इसके बाद डिस्टॉर्शन फैक्टर। हाँ तीसरा है ये रहा डिस्टॉर्शन फैक्टर, कहाँ गया? ये रहा DF, यही लिखा। जी यस सर। चौथा है डिस्टॉर्शन फैक्टर ऑफ nth हार्मोनिक, DFN, यानी DF के साथ N लग जाएगा, ये DFN। ठीक है सर। और आखिरी है लीस्ट ऑर्डर हार्मोनिक, LOH। नोट कर लिया? लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक। नोट कर लिया? सर पहले वाले का HF और जी सर। सबस्क्रिप्ट है ना? अच्छा, अब इसको हमें समझना है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम तमाम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले सबसे पहले हेडिंग दीजिए हार्मोनिक फैक्टर ऑफ nth हार्मोनिक, HFN। इसको हम समझ लेते हैं। हार्मोनिक फैक्टर ऑफ nth हार्मोनिक, HFN लिख लिया? जल्दी लिख रहे। ताला कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर, समझ गया, वो नजर आ गया सर। ठीक है, अच्छा ये लिख लिया HFN, HFN लिख लिया आप लोगों ने? जी सर, लिख लिया। अच्छा, इसमें ये देखें, ये लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको दे दूंगा, पढ़े यहाँ पे, समझ ले पहले क्या लिखा है। मेजर ऑफ इंडिविजुअल हार्मोनिक कॉन्ट्रीब्यूशन, और इसका फॉर्मूला क्या दिखा रहे हैं आपको? वो कह रहे हैं V0n RMS अपॉन V01 RMS। यानी कि वो कह रहा है कि आपके पास इंडिविजुअल हार्मोनिक कंट्रीब्यूशन आप इससे मालूम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू रखें कोई भी, जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं, जैसे लिखा है ना Vn क्या है, RMS वैल्यू ऑफ nth हार्मोनिक, तो आप कहते हैं थर्ड हार्मोनिक या फोर्थ हार्मोनिक या फिफ्थ हार्मोनिक या सिक्स्थ हार्मोनिक, तो n की वैल्यू आप रखें और उसको डिवाइड करते हैं फंडामेंटल से, तो इंडिविजुअल हार्मोनिक कंट्रीब्यूशन आपको पता चल जाएगी। क्योंकि मेन चीज तो आपकी फंडामेंटल है ना, हार्मोनिक तो उसमें एक तरह से एक ऐसी चीज आ रही है जो नहीं आनी चाहिए। तो वो जो इनफाइनाइट हार्मोनिक्स आ रही है, तो किसी एक हार्मोनिक कंट्रीब्यूशन आपको पता अगर करवानी है तो वो हार्मोनिक फैक्टर्स ऑफ nth हार्मोनिक्स निकलेगा HFN से। तो V0n क्या चीज है आपके पास? वो रिक्वायर्ड आपका nth हार्मोनिक जिसको आप करना चाह रहे हैं, और V01 क्या है आपका फंडामेंटल, दोनों की RMS वैल्यू। अच्छा, या तो दोनों की RMS वैल्यू रखें या दोनों की पीक वैल्यू रखें, जाहिर सी बात है, एक ही बात है। ये नहीं करना कि एक की पीक और दूसरे की RMS रख दो तो काम गलत हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर? जी सर। अच्छा, दूसरा क्या है? टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, यानी पहला तो एक से था, दूसरा है सबका, यानी टोटल सब हार्मोनिक मिलके कितना डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है, द डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय ऑल द हार्मोनिक कंटेंट्स इज कॉल्ड THD. It means it is a measure of closeness in shape between a waveform and its fundamental component. यानी कि सिंपल बात वही कह रहा है कि तमाम हार्मोनिक कंटेंट की वजह से जो डिस्टॉर्शन आ रही है उसको मेजर करने का नाम THD। दूसरी बात वही कह रहा है कि जाहिर सी बात है, फंडामेंटल आपकी एक एक्चुअल वेव होती है, तो हार्मोनिक क्या कर रही है, उस वेव को डिस्टॉर्ट कर रही है। तो जितनी कम हार्मोनिक होगी उतनी कम डिस्टॉर्शन होगी, जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा। तो वो यही कह रहा है कि वो मेजर, यानी THD जो है वो ये मेजरमेंट है कि जो आपका फंडामेंटल कंपोनेंट है उसकी शक्ल और जो आपका असल वेव फॉर्म आ रही है उसकी शक्ल कितनी दूर या कितनी पास है। तो जितनी दोनों वेव फॉर्म, जितनी शक्लें दोनों की क्लोज होंगी इसका मतलब हार्मोनिक कम है, जितनी शक्लें दूर होंगी इतना मतलब हार्मोनिक ज्यादा है। क्योंकि शक्ल क्या है, फंडामेंटल कंपोनेंट एक्चुअल है और वेव फॉर्म जो आ रही है वो हार्मोनिक के समय है, तो हार्मोनिक उसकी शेप को क्या कर रही है, डिस्टॉर्ट कर रही है। तो ये THD कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोले? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, THD का फॉर्मूला देख रहे हैं आप, फंडामेंटल RMS से आपने डिवाइड कर दिया और यहाँ पर आपने समेशन ले लिया तमाम किसका, हार्मोनिक्स का, 2 3 4 5 so on इंफिनिटी, V0n² और ये RMS ले ली इसकी वैल्यू। तो यानी कि जैसे यहाँ पर एक से RMS को फंडामेंटल को डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर आप सारे हार्मोनिक कंटेंट को फंडामेंटल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर।
दिस इज कॉल्ड टीएसडी। तीसरा क्या था बताइए? डिस्टॉर्शन फैक्टर। डिस्टॉर्शन फैक्टर। ये पढ़ें क्या कह रहा है? THD gives the total harmonic content, but it does not indicate the level of each harmonic component. So distortion factor indicates the amount of harmonic distortion that remain in a particular waveform after the harmonics of that waveform have been subjected to a second order attenuation. ये मैंने सब आपको लिखवाना था, तो ये आप लोगों को मैं दे दूंगा तो आप लिख लीजिएगा। वो कह रहा है कि डिस्टॉर्शन फैक्टर आपको हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की अमाउंट बताता है कि जब आप किसी भी वेवफॉर्म को किसी भी फिल्टर से, सेकंड ऑर्डर फिल्टर कह रहे हैं, सेकंड ऑर्डर फिल्टर से अगर आप पास कर दें तो कितनी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बच जाएगी, उसकी मेजरमेंट को डिस्टॉर्शन फैक्टर कहते हैं। तो इसको आसान अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं? डिस्टॉर्शन फैक्टर इज द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस इन रिड्यूसिंग द अनवांटेड हार्मोनिक्स। क्योंकि जब हम अनवांटेड हार्मोनिक्स को रिड्यूस करते हैं तो डिस्टॉर्शन फैक्टर का इस्तेमाल आता है। तो डिस्टॉर्शन फैक्टर किस पे इस्तेमाल हो रहा है ये इन्होंने खास बताया, सेकंड ऑर्डर एटेन्युएशन पर, यानी कम से कम आप सेकंड ऑर्डर एटेन्युएशन इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी आपको डिस्टॉर्शन फैक्टर कैलकुलेट करने को कहा जाएगा तो बेसिकली आप सेकंड ऑर्डर ही लगाएंगे। तो उसका सिंपल फार्मूला उन्होंने आपको दे दिया, वो ये है कि आप क्या करेंगे कि 1/V01, ये तो हमेशा चल रहा है, फंडामेंटल से आपने डिवाइड किया क्योंकि परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है। फंडामेंटल से आप डिवाइड कर रहे हैं और समेट कर रहे हैं इसको हार्मोनिक्स को 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ उसको सम नहीं करना बल्कि उसको n स्क्वायर से डिवाइड भी कर रहे हैं। ये कहलाती है सेकंड ऑर्डर अटेन्युएशन। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं सेकंड हार्मोनिक ले रहा हूँ तो सेकंड हार्मोनिक डिवाइड बाय 4, 2 का स्क्वायर। थर्ड हार्मोनिक ले रहा हूँ तो थर्ड हार्मोनिक डिवाइड बाय 9, फोर्थ ले रहा हूँ तो फोर्थ हार्मोनिक डिवाइड बाय 16। तो जैसे जैसे हार्मोनिक बढ़ती जाएंगी उनकी वैल्यू बहुत ही स्पीडली गिरती चली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हार्मोनिक को हम रिड्यूस कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और आखिर में आपने रूट ले लिया ताकि इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन फैक्टर। और यहाँ पर आप पीक वैल्यू रखेंगे, ये लिख लीजिएगा, V0 पर आप क्या रखेंगे? पीक वैल्यू। ये फार्मूला नोट कर लें। उसके बाद यही काम वो कह रहा है डिस्टॉर्शन फैक्टर। सर आपने जो ऊपर बताया सॉरी, ठीक है, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर आप कह रहे जो पीक है वो कौन सी है? मैं कह रहा हूँ इसमें पीक वैल्यूज रखेंगे V0 की, थर्ड, फोर्थ, जो भी आप रखेंगे ना उसकी पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद आपने जैसे ये किया था ना हार्मोनिक फैक्टर ऑफ nth कंपोनेंट, इसी तरह से आप करेंगे डिस्टॉर्शन फैक्टर ऑफ nth हार्मोनिक। तो ये बहुत आसान है। इसमें आप डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या कर रहे हैं? टोटल निकाल रहे हैं। यहाँ पर आप किसी एक का निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? ये यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? समेट कर रहे थे, यहाँ आप किसी एक को ले लो, V01 RMS से डिवाइड कर दिया और n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। वही चीज है। नहीं, दोबारा देख लें आप, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? सारे V0n ले रहे हैं, उनका सम कर रहे हैं और फिर और n स्क्वायर से डिवाइड करके सबका सम करके फिर डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक ही ले लेंगे, उसको n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और V01 से भी डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास की वैल्यू। यहाँ पर ये आप RMS वैल्यू लेंगे, तो ये RMS तो खुद ब खुद बन जाएगी, यहाँ आप RMS लेंगे। और आखिर में आपके पास आता है लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक। अच्छा, इसको कैलकुलेट नहीं करना, इसको आइडेंटिफाई करना होता है। इसकी पहचान के 2 क्राइटेरियाज हैं, पढ़ लें। LOH is that harmonic component whose frequency is closest to the fundamental one। ये पहला क्राइटेरिया आ गया कि फंडामेंटल 1 से क्लोज्ड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल 1 होता है तो सबसे क्लोज कौन सी होगी? n = 2 के लिए होगी। फिर उससे दूर n = 3, फिर उससे दूर n = 4 एंड सो ऑन। तो हम करीब 3 को चेक करेंगे तो 2 से हम ऑनवर्ड चेक करना शुरू करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? फ्रीक्वेंसी क्लोज होगी। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो 3% के बराबर या उससे बड़ा होगा। 3% किसका? फंडामेंटल का। यानी एक ऐसा हार्मोनिक जिसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल के करीब हो और एम्पलीट्यूड फंडामेंटल से कम 3% या 3% से ज्यादा हो, उसको हम लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक कहते हैं, LOH। तो किसी भी हार्मोनिक को LOH आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आप चेक कर लेंगे कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो फंडामेंटल से कितना परसेंट है। तो कैसे चेक करेंगे आप? जाहिर है आप उसके एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर देंगे फंडामेंटल से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो देख लेंगे। अगर वो 3% ज्यादा आ रहा है तो ठीक है, और फिर ये देखेंगे कोई और कंपोनेंट तो ऐसा नहीं है जो 3% ज्यादा आ रहा और वो करीब भी हो। तो जो जितना यानी जो ज्यादा आ रहा होगा और करीब भी होगा उसको हम लेंगे। तो इसके लिए हम ये काम करेंगे, हम उल्टा चल लेंगे, यानी n = 2 के लिए चेक करेंगे। तो वहीं से हमें पता चल जाएगा रिजल्ट, n = 2, n = 3, n = 4, यहीं से हमें रिजल्ट पता चल जाएगा। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। अच्छा, ये 5 चीजें क्लियर हो गई आपको? HF, N, THD, DF
और DFN और LOH, 5 चीजें ये, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करें, इसका जरा न्यूमेरिकल लिखें, ठीक है। हेलो, जी सर बोलिए। जी जी सर। जी, ये नजर आ रहा है आपको एग्जाम्पल 8.1? यस सर। ये देखिए, ये डेफिनेशन आ गई, THD, ये बुक से डेफिनेशन नहीं निकाली। जी तारिक, जरा पढ़ें जल्दी से ये, तारिक पढ़ो। यस सर। तारिक तो नहीं पढ़ रहा, पढ़ो ना यार जल्दी से। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर शोन इन द फिगर वही जो हमने पहले बनाई थी। आगे figure चलो, 8 has a ठीक है आगे चलो यार। resistive load of R is equal to 2.4 ohm लिख लें सब लोग लिख लें, R = 2.4 ओम, डाटा दिया हुआ है आपको। आगे चलें। and the DC input voltage is Vs is equal to 48 voltage ये Vs = 48 वोल्ट, दूसरा चीज दी हुई, बस दो ही चीजें दी हैं। आगे लिखें फाइंड पार्ट ए, क्या कह रहा है पार्ट ए में? determine the A RMS voltage at fundamental frequency रुक जाओ, यानी हमें पार्ट ए में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है V0 V0 1 RMS, ये दिया है ना। yes sir। तो ये पार्ट ए में ये मालूम करना है। आगे चलें पार्ट बी। पार्ट बी में P0 दिया हुआ है, आउटपुट पावर। पार्ट सी I and I average I peak आई and I ट्रांजिस्टर, average। ट्रांजिस्टर को हम टी कह देते हैं। आई ट्रांजिस्टर क्या निकालना है? एवरेज और पीक। हाँ सर। तो एवरेज पी निकालना है, और दूसरे में आई टी का क्या निकालना है? अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने, आई टी का क्या निकालना है? आई टी का RMS, आई टी का RMS RMS, यही लिखा है ना उसमें। सर पार्ट सी जो है उसमें तो आई एवरेज है और आई पीक वैल्यू है। अच्छा RMS नहीं है, पीक है। पीक है। तो इसको हटा दो, फिर पीक ले लो, पीक लिख लो, सही है। यस सर। आगे चलो पार्ट डी। डी में VB निकालना है जो ब्लॉकिंग वोल्टेज है। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो इसको रहने दें, पार्ट डी रहने दें, पार्ट ई पे चलें। पार्ट डी रहने दें आपको, THD टोटल यानी हार्मोनिक इसको पार्ट डी कर लें, इसको पार्ट डी कर लें। क्या निकालना है? THD टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। THD वो तो अभी आपने देखा, बिल्कुल ठीक। पार्ट ई करें FDF डिस्टॉर्शन फैक्टर, और पार्ट एफ करें हार्मोनिक फैक्टर एंड डिस्टॉर्शन फैक्टर ऑफ द लोवेस्ट ऑर्डर हार्मोनिक। तो क्या निकालना है? HF एंड DF ऑफ LOH। लिख लें HF एंड DF ऑफ LOH, HF एंड DF ऑफ LOH। सर हम निकालना शुरू करें। हाँ पार्ट ए निकाले। ये बात समझा देंगे आपने सर, आपने क्या बोले, क्या निकालने हैं? THF और HF एंड DF ऑफ LOH। अच्छा सही, ठीक है सर। सर आपने सिर्फ एक पार्ट कटवाया ना, पार्ट ई कटवाया आपने? नहीं, पार्ट डी कटवाया। मैं ये हटा रहा हूँ, मैंने तो आपको कहा था लिख लें, लिख लिया ना आप लोगों ने? जी सर। बस ठीक है, चलें सॉल्व करें। निकाले पार्ट ए की मुझे आंसर बताएं। सॉल्व करें आप लोग। पार्ट ए का 21.6। वेरी गुड, जबरदस्त। बाकी लोग भी करें भाई, एक बच्चा नहीं, सब लोग करें। सब लोग करें। यस सर, यही आ रहा है। मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आगे सर करो।
240 वोट कितना आ रहा है? 240 वोट। नहीं गलत है, वो सही निकाला उसने। नहीं सर, वो मैं पावर का बता रहा हूँ, बी पार्ट का। क्या बता रहे हो, दोबारा बताओ। 240 वोट। वोट? वोट क्या होता है? वोट तो इलेक्शन में देते हैं। वाट वाट सर वाट। लग तो नहीं गई तुम लोगों की? ठीक है, नहीं सही सर। आंसर। आगे चलो, आगे चलो। सर 10 एम्पियर। ये क्या चीज है? सी का अबे क्या चीज है ये 10 एम्पियर? उसमें तो करंट है ना, वो क्या जो निकाला है? वो पीक जो था। पीक निकाला है आपने, ये एवरेज निकाला है? पीक पीक 10 एम्पियर, ठीक एवरेज है। 2 से डिवाइड करूंगा इसे। क्यों 2 से क्यों करोगे? सर क्योंकि इसमें साइन यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है? साइन में मतलब वो पीक होती है, एवरेज हम उसका वो लेते हैं ना, मतलब क्या नाम है, क्या बोल रहे हो? एवरेज मुझे कर कुछ समझ में नहीं देते आ हैं, रहा। हाफ कर देते हैं ना एवरेज में। हाफ क्यों कर रहे हो, ये तो मैं भी पूछ रहा हूँ। सर सर वैसे क्योंकि हम पीक हाफ टू ही पीक करते 10 है तो सर सिर्फ पीक हो सर 5 होगा ना इस हिसाब अबे से। इसमें पीक और पिक टू पिक पूछा है, जाहिलो। पीक और पिक टू सर पिक पूछा हुआ है। सर पागल हो गए? एवरेज पूछा हुआ है और पीक पूछा हुआ है, तो पीक पीक और हमारी एवरेज वो पूछा है। होती है, हम उसको हाफ करते हैं तो आई एवरेज आ जाता है। किसने कह दिया तुम्हें? क्यों, रीजन तो बताओ। हर जगह, दुनिया में हर जगह ऐसा ही सर होता है। हम पहले भी करते आ रहे हैं, तो क्योंकि वो साइन होती है तो हम उसका एवरेज हाफ ही करके लेते हैं। अबे अल्लाह को मानो यार, साइन का एवरेज तो 0 होता है। और ये क्या बोल रहे हो तुम, सब गलत बोल रहे हो। कोई और बताए भाई। साइन का एवरेज तो 0 नहीं होता, बताओ तो मुझे। यस सर, एवरेज तो वो 0 ही होगा, फिर साइन में तो 0 ही होता है। तो फिर तुम पता नहीं क्या कह रहे हो मेरे भाई। होगा तो डिवाइड बाय 2, तुम सही कह रहे हो, मगर तुम रीजन सारे गलत दे रहे हो। देखो, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। भाई देखो, आप लोग एक मिनट को, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि साइन का एवरेज तो 0 होता है। ये साइन वेव ही नहीं है तो स्क्वायर वेव है। भूल गए हो तुम लोग यार? अभी तो दिखाया था स्क्वायर यस सर, वेव है। स्क्वायर तो वेव है। स्क्वायर वेव में एक ट्रांजिस्टर एक वक्त में ऑन हो रहा है, फिर दूसरा ट्रांजिस्टर दूसरे वक्त में ऑन हो रहा है, तो ये डिवाइड बाय 2 अगर होगा तो ये जब होगा जब ड्यूटी साइकिल 50% हो। अगर ड्यूटी साइकिल 50% चेंज कर दिया तो डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, मगर हमने 50% लिया हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब ये हो रहा है आधे टाइम के लिए ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 करेंगे। आई बात समझ में? तो इसका आंसर है यस सर 5 एम्पियर। अच्छा, ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं दूसरी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग फौरन आ जाए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करें। आइए।